काली रात का राज। रोहित की गाड़ी धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रही थी। बारिश की बूंदें कार के शीशे पर टकरा रही थीं और विंडस्क्रीन वाइपर की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। रात के 8 बज चुके थे और घने बादलों के कारण अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। यहां सिग्नल भी नहीं आ रहा। रोहित ने अपने फोन को देखते हुए बुदबुदाया। वह अपने गांव लौट रहा था, जहां उसने पिछले 15 साल से कदम नहीं रखा था। दादी का फोन आया था। बेटा, तुझे घर आना होगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुझे बताना चाहती हूं। दादी की आवाज में जो डर था वह रोहित को अब भी याद था। वैसे भी दादी कभी डरती नहीं थी। जब रोहित छोटा था तब भी दादी ही थी जो उसे भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर डराती थी, लेकिन खुद कभी डरती नहीं थी। आखिरकार रोहित का गांव दिखाई दिया। सिर्फ कुछ घरों में ही रोशनी थी, बाकी सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ था। उसका पुराना घर गांव के अंत में था, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। बचपन में रोहित को उस पेड़ से डर लगता था। आज भी जब उसने उस पेड़ को देखा तो वही पुराना डर वापस आ गया। अध्याय 2, दादी की चेतावनी। चैप्टर 2, ग्रैंडमदर्स वार्निंग। घर पहुंचकर रोहित ने दरवाजा खटखटाया। दादी ने दरवाजा खोला, लेकिन उनका चेहरा देखकर रोहित को लगा जैसे वे पिछले कुछ दिनों से सो नहीं रही थीं। रोहित बेटा, तू आ गया। मैंने तुझे बुलाया है क्योंकि। दादी रुक गईं और चारों तरफ देखा, जैसे कोई उन्हें सुन रहा हो। क्या बात है दादी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बेटा, तू जानता है ना कि तेरे दादाजी का देहांत इसी घर में हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद से कुछ अजीब बातें हो रही हैं। रोहित ने चाय का कप उठाया और दादी की बात सुनने लगा। पिछले महीने से हर रात 12 बजे के बाद कोई इस घर में चलता है। कभी ऊपर के कमरे में, कभी रसोई में। मैंने कई बार देखा है, लेकिन जब मैं जाकर देखती हूं तो वहां कोई नहीं होता। दादी, हो सकता है आपको भ्रम हो रहा हो। आप अकेली रहती हैं तो? नहीं बेटा, दादी की आवाज में दर्द था। मैं पागल नहीं हुई हूं। कल रात मैंने साफ देखा था। तेरे दादाजी रसोई में खड़े थे, वैसे ही जैसे वे जिंदा थे। उन्होंने मुझे देखा और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैं डर के मारे वहां से भाग आई। रोहित को लगा कि दादी वाकई डरी हुई हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह उसे सच लग रहा था। अध्याय 3, पहली रात। चैप्टर 3, द फर्स्ट नाइट। रात के 11 बजे रोहित अपने पुराने कमरे में लेटा था। दादी अपने कमरे में सो चुकी थीं, लेकिन रोहित को नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। ठीक 12 बजे रोहित ने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। आवाज ऊपर से आ रही थी, जहां दादाजी का पुराना कमरा था। दादाजी की मृत्यु के बाद से वह कमरा बंद था। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई चूहा होगा, लेकिन यह आवाज इंसान के चलने जैसी लग रही थी। टप टप टप। आवाज रुक गई। फिर कुछ देर बाद किसी ने दरवाजा खोलने की आवाज की। रोहित ने हिम्मत करके अपने कमरे का दरवाजा खोला। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। दादी के कमरे से हल्की खर्राटे की आवाज आ रही थी। रोहित ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ गया। सीढ़ियों पर कुछ अजीब था, जैसे किसी ने गीले पैरों से सीढ़ी चढ़ी हो। निशान साफ दिखाई दे रहे थे। रोहित की सांस फूलने लगी। उसने ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की और वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन नींद कहां आनी थी। अध्याय 4, दादाजी की डायरी। चैप्टर 4, ग्रैंडफादर्स डायरी। अगली सुबह रोहित ने दादी को बताया कि उसने भी कुछ सुना था।
दादी की आंखों में राहत दिखी कि कम से कम अब कोई तो उनकी बात पर विश्वास कर रहा है। दादी, दादाजी का कमरा बंद क्यों है? वहां उनका कुछ सामान है क्या? हाँ बेटा, उनकी सारी किताबें और कुछ कागजात हैं। मैंने सफाई नहीं की थी। तू चाहे तो देख सकता है। दादी ने पुराना जंग लगा ताला खोला। कमरे में तेज बदबू थी, जैसे कोई सड़ी हुई चीज हो। रोहित ने खिड़की खोली ताकि हवा आ सके। दादाजी की मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। रोहित ने उसे खोला। आखिरी एंट्री मृत्यु से एक दिन पहले की थी। मुझे लग रहा है कि मेरा समय आ गया है, लेकिन एक बात है जो मैं अपनी कब्र में भी लेकर नहीं जा सकता। वह राज जो मैंने पिछले 30 साल से छुपाया है। अगर मैं मर जाऊं तो शायद वह वापस आएगा। ईश्वर करे कि मैं गलत हूं, लेकिन अगर रात में कोई आवाजें आएं तो सबको घर छोड़कर चले जाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे जो दफनाया गया है वह अभी भी वहां है। रोहित के हाथ कांप रहे थे। दादी, यह क्या लिखा है? पीपल के पेड़ के नीचे क्या दफनाया गया है? दादी का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे नहीं पता बेटा। तेरे दादाजी ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा था। अध्याय 5, भयानक सच। चैप्टर 5, द हॉरिफाइंग ट्रूथ। दोपहर में रोहित गांव के कुछ बुजुर्गों से मिला। उसने पता लगाया कि 30 साल पहले क्या हुआ था। गांव के एक बुजुर्ग राम काका ने बताया, तेरे दादाजी बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन एक बात थी। 30 साल पहले एक औरत इस गांव में आई थी। उसका नाम सुमित्रा था। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गांव वाले कहते थे कि उसमें कुछ अजीब बात है। क्या अजीब बात? वह रात में अकेली घूमती थी। कई लोगों ने उसे पीपल के पेड़ के नीचे अजीब रीति रिवाजर करते देखा था। कुछ लोग कहते थे कि वह डायन है। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर क्या हुआ? एक दिन अचानक वह गायब हो गई। तेरे दादाजी ने कहा था कि वह गांव छोड़कर चली गई, लेकिन कुछ लोगों को शक था। गांव वाले कहते थे कि तेरे दादाजी को पता है कि वह कहां गई। राम काका रुके और चारों तरफ देखा। सच कहूं तो कुछ लोगों को लगता था कि तेरे दादाजी ने उसे मार दिया था। अध्याय 6, खुदाई। चैप्टर 6, द एक्सकवेशन। रात होने से पहले रोहित ने फावड़ा लेकर पीपल के पेड़ के नीचे खुदना शुरू किया। दादी ने मना किया था, लेकिन रोहित को सच जानना था। लगभग 3 फीट खोदने के बाद फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। रोहित ने और खोदा। वहां कुछ पुराने कपड़े थे और हड्डियां। रोहित की चीख निकल गई। वे इंसान की हड्डियां थीं और उनके साथ एक पुराना गहना था। अचानक हवा तेज हो गई। पीपल के पेड़ की पत्तियां जोर से हिलने लगीं, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। रोहित को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ के नीचे एक औरत की परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। तुमने मुझे परेशान क्यों किया? एक आवाज आई। आवाज में दर्द था, गुस्सा था और बदला था। रोहित भागकर घर की तरफ गया। अध्याय 7, सुमित्रा का बदला। चैप्टर 7, सुमित्रा's रिवेंज। रात के 12 बजे घर में तूफान मच गया। सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। बर्तन गिरने लगे। दादी और रोहित डर के मारे एक कोने में छुप गए। वह आ गई है, दादी रो रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि मत खोदो। अचानक कमरे में एक औरत दिखाई दी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में आग थी। यह सुमित्रा थी। 30 साल मैं इंतजार कर रही थी। तुम्हारे दादाजी ने मुझे धोखा दिया था। उन्होंने कहा था कि वे मुझसे शादी करेंगे,
लेकिन फिर उन्होंने मुझे मार दिया क्योंकि गांव वाले कह रहे थे कि मैं डायन हूं। सुमित्रा रोहित के पास आई। अब मैं बदला लूंगी। तुम्हारे खानदान का कोई भी बच नहीं सकता। अध्याय 8। दादाजी की आत्मा, चैप्टर 8। ग्रैंडफादर्स स्पिरिट। जैसे ही सुमित्रा ने रोहित को छूने की कोशिश की, अचानक कमरे में एक और आकृति दिखाई दी। यह दादाजी थे। सुमित्रा, रुक जाओ। दादाजी की आवाज कमरे में गूंजी। तुमसे जो गलती हुई है उसकी सजा मेरे पोते को मत दो। तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तुमसे प्रेम करती थी। सुमित्रा चीखी। मैंने तुम्हें नहीं मारा। तुम्हारी मौत एक हादसा था। उस रात तुम पेड़ से गिर गई थीं। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम मर चुकी थीं। डर के मारे मैंने तुम्हें दफना दिया क्योंकि मुझे लगा कि लोग मुझ पर शक करेंगे। सुमित्रा रुक गई। उसके चेहरे पर गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। फिर तुमने किसी और से शादी क्यों की? दादाजी की आंखों में दर्द था। सुमित्रा, मैं तुमसे प्रेम करता था, लेकिन जब तुम मर गईं, तो मैं क्या करता? मैंने जिंदगी भर तुम्हें याद किया है। अध्याय 9। शांति, चैप्टर 9। पीस। सुमित्रा धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि दुख था। मैं 30 साल से यहां भटक रही थी। मुझे लगता था कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन अब मुझे सच पता चला। दादाजी ने हाथ बढ़ाया। सुमित्रा, अब तुम आराम कर सकती हो। हम दोनों को शांति मिल जाएगी। सुमित्रा ने दादाजी का हाथ पकड़ा। धीरे धीरे दोनों की आकृतियां फीकी होने लगीं। रोहित, दादाजी ने कहा, मैंने अपने डर की वजह से बहुत गलती की थी। तुम वह गलती मत करना। हमेशा सच बोलना। और फिर वे दोनों गायब हो गए। अध्याय 10। नई शुरुआत, चैप्टर 10। न्यू बिगिनिंग। अगली सुबह घर में बिल्कुल शांति थी। रोहित और दादी ने मिलकर सुमित्रा की हड्डियों का सही तरीके से अंतिम संस्कार किया। दादी ने कहा, बेटा, तेरे दादाजी अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्होंने डर के मारे गलत फैसला लिया था। कभी सच छुपाना भी गलत होता है। रोहित ने फैसला किया कि वह गांव में ही रहेगा और दादी की देखभाल करेगा। वह जानता था कि दादाजी और सुमित्रा दोनों को अब शांति मिल गई है। उस रात से घर में कोई आवाज नहीं आई। पीपल का पेड़ भी शांत लग रहा था, जैसे आखिरकार उसका बोझ उतर गया हो। लेकिन कभी कभी जब रोहित रात में उस पेड़ को देखता था, तो उसे लगता था जैसे दो परछायां वहां खुशी से साथ में हैं। दादाजी और सुमित्रा को आखिरकार अपना प्रेम मिल गया था। मौत के बाद भी